हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके टर्म 2 एग्जाम समझे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यहां से प्रश्न लगभग आपका आ ही जाएगा। तो पहला ही प्रश्न है आपके सामने बच्चों, कौन सा है हम लोग देख लेते हैं उसे। एन ने अपनी डायरी प्यारी किट्टी निर्जीव गुड़िया को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका बच्चों आंसर देख लेना। यह एक संवेदनशील लड़की है जो मात्र 13 वर्ष की थी, जो अपने दुख के साथ साथ नाजियों द्वारा यहूदियों पर जो आक्रमण किया जा रहा था, जो उनको कत्लेआम काटा जा रहा था, उनके बारे में लिखा है। और यह जो डायरी है बच्चों, यह इन्होंने इसलिए लिखी है क्योंकि इसकी भावनाओं को, एन फ्रैंक की भावनाओं को इनके परिवार में कोई समझने वाला नहीं था। अब अपनी इस भावनाओं को नहीं समझने वाला था कोई, तो उसने क्या सोचा, ये जो 13वें जन्मदिन पर उनको जो डायरी प्राप्त हुई थी उसको उन्होंने एक दैनिक डायरी जीवन में लिखना प्रारंभ कर दिया था। वैसे तो वह पीटर से प्रेम भी करती थी, उसे अच्छा दोस्त में मानती थी, लेकिन पीटर उसे अच्छे दोस्त के रूप में ही देखता था, प्रेमी के रूप में नहीं देख रहा था। इस प्रकार वह अपने दुखों को बांटती हुई नाजियों द्वारा किए गए अयोध्यों पर अत्याचार को भी उन्होंने लिखा है और यह विश्व में पढ़ी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण डायरी भी कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया? यानी कि सफिया का जो भाई था वो नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर था, उसे पता था कि नमक ले जाना क्या है, गैर कानूनी है, और यदि नमक आप ले जाओगे तो कस्टम अधिकारी पकड़ लिया तो आपके सामान की चिंदी जिंदी वो कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 4 प्रश्न है दोस्तों, कौन सा? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में द्वंद क्या था? उनके मन में द्वंद था, यदि मुझे कस्टम अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी मुझे नमक नहीं ले जाने देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे अपने वायदे का क्या होगा फिर, जो उसने वादा किया था अपनी सिख बीवी से, अपनी मां से किया था। यानी कि सेद क्या होता है, जो मरकर भी यानी कि अपनी यथाशक्ति अपने वादे को पूरा करता है। ऐसे द्वंद उनके मध्य चल रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों 5, लाहौर अभी तक उनका वतन और दिल्ली मेरा वतन ढाका, दिल्ली मेरा और मेरा वतन ढाका, ऐसे उद्गार किसी सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? बताइए, 2015 में भी आ चुका है। तो इन उद्गारों से स्पष्ट होता है कि यानी लेखिका का कहना है रजिया सजा शहीर का कि आप किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं कितने भी बांट दो, कितने भी तारे खींच दो, कितनी भी सीमाएं बना दो, लेकिन लोगों के दिल में जो प्रेम है उसे आप बिल्कुल भी नहीं मिटा सकते। वो आपस में फिर भी एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? वो है इसलिए कहा होगा क्योंकि जब वह चांद सिंह से कुश्ती कर रहा था उस समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, वहां पर केवल ढोलक की आवाज थी और ढोलक की आवाज उसके मध्य इस प्रकार का सामंजस्य था कि वह उसे अंत में चांद सिंह को हरा भी देता है और बहुत सारे पहलवानों, काले खां जैसे पहलवानों को भी हरा देता है, आसपास के सभी पहलवानों को भी हरा देता है और वह सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करता है और कहीं पर भी जाता था तो वह अपनी ढोलक को साथ लेकर जाता था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था कि मेरा गुरु कोई मनुष्य नहीं है, क्या है, यही एक ढोलक है। और यह भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि वह ढोलक की आवाज थी जो वह रात को बजाता था, वह पूरे गांव को संजीवनी बूटी की तरह शक्ति प्रदान भी करती थी वह आवाज। नेक्स्ट बात करें, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त दृश्य में क्या अंतर था? सूर्योदय होता तो सभी लोग एक दूसरे के पास जाकर सांत्वना बनाते कि कोई बात नहीं है, आज का दिन कट गया, कल का दिन कट जाएगा, ऐसे समस्याओं के दिन सभी कट जाएंगे। क्योंकि जो गांव था वह एजी और मलेरिया जैसी बीमारियों, पेचक की डरावनी आवाज, सियारों क्रंदन से एक रात का जो दृश्य था वह बहुत ही भयंकर हो जाता था। एक कोई भी इंसान हो एक बच्चे की तरह कांपता रहता था। और लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता तो सभी लोग एक बच्चे की तरह दुबक करके घर में चुपके से बैठ जाते, केवल आवाज भी नहीं करते, केवल बच्चों के कै करने की आवाज आती या मरने की आवाज आती या रोने की थोड़ी धीमी धीमी आवाज सुनाई देती। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खुद का पर्दा खोलने का क्या है? फिराकपुरी कहते हैं, पर्दा करते होता है यहाँ पर रहस्य, यानी कि फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं? फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि जो लोग मेरी बुराई करना चाहते हैं उनको ये नहीं पता वो मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, वो अपनी खुद की बुराई कर रहे हैं, वो अपना रहस्य खुद ही खोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस। देखो करुण रस कहाँ होता है बच्चों? करुण रस वहां होता है जहां रोने धोने की बात होती हो, शोक को, जहां कोई मर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप रामचरितमानस की लंका कांड से लिया गया है। तो लक्ष्मण को जब मूर्छित हो जाते हैं तो जब प्रभु श्री राम कहते हैं आधी रात हो गई, हनुमान जी नहीं आए, वह विलाप कर रहे थे। इस प्रकार से वहां शोक करुण रस था। अब जैसे ही हनुमान जी आ जाते हैं एक हाथ में पहाड़ लेते हुए तो सभी में उत्साह का भाव जागृत हो जाता है, तो वहां पर वीर रस होता है। तो इस प्रकार से करुण रस के अंतर्गत यानी कि वीर रस का भाव का उत्पन्न हो गया है, ऐसा तुलसीदास जी ने बताया है।
शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण में करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है, तो वह मैं बता चुका हूं, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है, भ्रातृ शोक में राम की दशा को कवि ने प्रभु श्री राम नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। ऐसा आप लोग तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने कि जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य अपने भाई से बिछड़ जाता है, अपने भाई की मृत्यु पर रोता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम भी अपने भाई को मूर्छित देखते हुए विलाप करते हुए विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, और इसी प्रकार जोर जोर से वो रोते हैं, प्रलाप करते हैं। यानी कि जो वानरों की सेना है, भालुओं की सेना है, वह भी अपने उन प्रभु श्री राम को देख करके प्रलाप करने लग जाती है। तो इस प्रकार से शिव जी ने अपनी पत्नी उमा या पार्वती से भी कहते हैं कि ये प्रभु श्री राम मानवीय दशा में इस प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि वह एक सामान्य मनुष्य को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर जो दुख होता है, हमारे अंदर वही दुख होता है, तो हम भी इसी प्रकार से प्रलाप करते हैं। तो आप ज्यादा दुख न करते हुए आप धैर्य से किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर तर्कों का उल्लेख कीजिए। वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हमारा श्रम विभाजन, जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज वहां का है दोस्तों। तो श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं की उपेक्षा भी की जाती है। मनुष्य के जन्म लेने से पहले उसका पैसा निर्धारित या व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चा पेट में रहता है, उससे पहले उसका निर्धारित कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति यही काम करेगा। दर्जी का बेटा दर्जी करे, जरूरी थोड़ी है। नाई का बेटा नाई का बाल काटे, जरूरी थोड़ी है किसी के बाल काटे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन पहले ऐसी दास्तां गुलामी देखी गई है। संकट में व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, चाहे वो भूखों मर जाए, लेकिन फिर भी अपना व्यवसाय नहीं बदल सके, लेकिन आज तो बदल सकता है बच्चों। नेक्स्ट है, लेखक की मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है? व्यापक परिभाषा होती है बेटा विस्तृत रूप से। क्यों? क्योंकि दास्तां का अर्थ होता है बेटा गुलामी। क्या होता है? गुलामी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता, उससे पहले ही उसे व्यवसाय में बांध दिया जाता है। तो लेखक ने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, केवल दास्तां केवल कानूनी बाध्यता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आज़ादी नहीं है। उसे दास्तां के दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे अपनी रुचि के विरुद्ध पैतृक व्यवसाय को अपनाने पड़ते हैं। तो यह सबसे बड़ी क्या है? गुलामी है, दास्तां है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य को असमानता संभावित होने के बावजूद आम्बेडकर ने समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का। ये क्या है समता? ये जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मेरी कल्पना का आदर्श समाज में कि 3 तत्व होने चाहिए, 3 शब्द होने चाहिए, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृता। इसमें ये समता है बच्चों, समानता है। इनका कहने का मतलब है सभी को आजीविका प्राप्त करने के लिए सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छे कुल में जन्म हुआ है तो उसको आप अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं और मेरे जैसा कोई गरीब आदमी उसको नहीं करवाएं, तो वो क्या है? गलत है। अब उसमें पहली है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरी है उन्होंने बताया कि तीसरी है कि मनुष्य द्वारा किए गए प्रयास। तो इनके अनुसार ही व्यक्ति कुछ कर सकता है, लेकिन शारीरिक वंश परंपरा के अनुसार उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही आप ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराओगे तो ये तो क्या होगा? गलत होगा। यानी मनुष्य केवल कंट्रोल कर सकता है, वह केवल अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपनी मजबूती पर, अपने ईमानदारी से कार्य पर ही वह कर सकता है, और उसी पर वह औसत जिसे कहा जाता है मनुष्य के अपने उसी पर उसका क्या हो सकता है? यानी कि कंट्रोल कर सकता है उसे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्योंकि हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी वह समाज पोषित सभ्यता थी। उसमें जितने भी अनाजों के भंडार हमें प्राप्त हो रहे हैं, गृह भंडार जितने प्राप्त हुए हैं, जितनी नालियों का निकासी की व्यवस्था देखी गई है, इससे हमें यही पता चलता है कि उसमें कहीं पर भी भव्यता का आडंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमें वस्तुएं मिली हैं, आज हम उनका प्रयोग दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी कलाकृति हम लोग देख रहे हैं जो आज वर्तमान में इसका प्रयोग देखा जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज वर्तमान में जो ग्रिड शैली में जो भी मकान बन रहे हैं, जो भी शहर बन रहे हैं, तो वो पहले कहाँ प्राप्त हुए थे? हमें सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ भव्यता का आडंबर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह समाज पोषित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता खूबी सौंदर्य बोध है, उसमें राज पोषित धर्म पोषित नहीं होकर समाज पोषित था। मैंने अभी बताया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी कुछ था, जो भी हमें प्राप्त हुआ था, जो भी धातु, छवियां, सूरमीन, मुहरे, खिलौने जो भी प्राप्त हुए थे बच्चों, आज वह केवल सौंदर्यता के कारण ही है जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कविता उषा के किन उपमानों को देख रही है? कहा जा सकता है कि उषा कविता में सुबह गतिशील शब्द चित्रण वर्णन किया गया। अरे लिपा हुआ चौका शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है क्या? जिससे हमें पता चलता है भोर के नीले आकाश के राख से लिपा हुआ गीला चौका।
केसर से धुली काली सील तथा लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट आदि उपमानों का प्रयोग हुआ है। इसे सब चीजों में गतिशीलता दिखाई देती है। यानी कहने गतिशीलता क्या, चलते हुए दिखाई देना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, लीपा हुआ चौका, लीप रहे हैं तो गतिशीलता दिखाई देगी। यानी लाल खड़िया चौक स्लेट पर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, घस रहे हैं तो भी गतिशीलता दिखाई देती है। तो वही हमें बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कवितावली मुद्रित छंदों के आधार बताइए कि तुलसीदास अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझती। कैसे? क्योंकि बच्चों ये 2018 में पूछा जा चुका है। आपको पता है ना, कवितावली से यहाँ 2 कविता एक सवैया लिया गया। इसमें तुलसीदास जी ने बेगारी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने कहा है किस प्रकार से लोग अपने पेट की भूख के लिए अपनी संतान तक को बेचते हैं। कोई लोग गहन जंगल में शिकार करते हैं लेकिन फिर भी वो दो वक्त की रोटी नहीं मतलब कमा सकते थे। यानी अपने पेट की भूख को शांत नहीं कर सकते, अपनी जठराग्नि को समाप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर तुलसीदास जी ने बताया कि हे प्रभु श्री राम, आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसा लिखा गया है और संसारों में देखा गया है। इस समस्या से आप ही इसे छुटकारा दिला सकते हैं। किस प्रकार से लोग अपने पेट की भूख के लिए, इसको शांत करने के लिए धर्म अधर्म के बारे में नहीं सोचते, वो कार्य ऊंच नीच पर भी कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता समृद्धि पाठ के आधार पर उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हमें पता है कला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता अत्यंत समृद्ध थी। इस सभ्यता के लोगों में कला के प्रति समृद्ध दृष्टि जो वर्तमान के मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहां की वास्तुकला, धातु, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, उन पर बने चित्रकला आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, कंगा, सुगढ़ लिपि आदि तत्कालीन समय विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि वहां सौंदर्य बोध व्यक्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एन फ्रैंक की डायरी नितान निजी अनुभवों की विस्मृति से बचाने के प्रयास में अपने समय और समाज का प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने इसलिए लिखा था बच्चों, जब किनके द्वारा, नाज़ियों के द्वारा यहूदियों पर जिस पर कत्ले आम किया जा रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि नाज़ी द्वारा किया गया जो हत्याकांड था, वहां पर यहूदियों को मारा जा रहा था, उसका एक यानी कि उन्होंने आंखों देखा और रेडियो से सुना हुआ उन्होंने ये सब लिखा था। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा एक दस्तावेज है जो सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपने जीवन पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन एन प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए किया था। साथ में हम ये भी कह सकते हैं उन्होंने अपने दुख को भी इसमें बांटा है, इस दुख को भी अपने को लिखा है, क्योंकि अपनी भावनाओं व्यक्त करने के लिए उसके परिवार में भी कोई नहीं था उसको समझने के लिए, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किसमें किया है, प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। तो बच्चों ये थे हमारे 20 प्रश्न आरोह भाग 2 वितान भाग 2 से। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका टर्म 2 में प्रश्न आ जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो बच्चों ठीक है, अभी के लिए इतने, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।